गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर है मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उस दिन आपका कितना सीगा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दे HP हायर परचेज कंसैप्ट करैक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस। ठीक है, आज आप करेंगे हायर परचेज की एडवांटेजेस। कहते एडवांटेजेस की है हायर परचेज दी स्प्रैड द कॉस्ट ऑफ फाइनांस। कितने कितना स्प्रैड करना कॉस्ट ऑफ फाइनांस नू दे पे बैक कैश प्रेफरेबल। देखना कि मोस्ट ऑफ कैपेबल राइट द बजट में है कि नहीं है। ठीक है, अगर हायर परचेज एग्रीमेंट हम कर रहे हैं तो कंज्यूमर को मेक मंथली पेमेंट्स को क्या करना चाहिए विद द पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफाइड करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट में क्या है कि सम मर्केंट ऑफर द कस्टमर अपॉर्चुनिटी टू पे अ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरेस्ट फ्री अ क्रेडिट में देना चाहिए। इफ़ अ पर्टिकुलरली कॉमन वैन अ मेकिंग अ न्यू कार परचेज, अगर उन्होंने न्यू कार परचेज करी है और वाइट गुड्स ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न में, ठीक है, उनको उसके ऊपर भी क्या करेगा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, थर्ड है हायर एक्सेप्टेंस रेट्स में क्या है कि हायर द रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट्स इज द हायर दैन अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड बोरिंग बिकॉज द लैंडर हैव कोलेटरेटेड द सिक्योरिटी। ठीक है, उनके ऊपर क्या लगेगी सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। सेल्स में क्या है कि हायर परचेज एग्रीमेंट अलो करता है कंज्यूमर परचेज ऑफ सेल आइटम्स में पोजीशन पे बैक कैश में क्लियर करेगा। अगर हायर परचेज वही है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्टॉलमेंट्स के बेस में हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम बड़ी चीज़ ले रहे हैं तो उसके ऊपर हम इंस्टॉलमेंट में हम अपनी अमाउंट को क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं। अगर हमने सेल करना है कंज्यूमर ने किसी के ऊपर कुछ परचेज करा उसको सेल करनी है कोई आइटम को, उसके ऊपर भी उसको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ है डेबिट सोल्यूशन में क्या है कि कंज्यूमर अगर 1 बाय क्रेडिट में परचेज करा है डेबिट में, ठीक है, तो डेबिट मैनेजमेंट प्लान एक्सपीरियंस नहीं मनी प्रॉब्लम उसको वो भी देखना पड़ेगा कि डेबिट मैनेजमेंट प्लान क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है हायर रिलीज्ड इनकम, अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहे हैं तो कैलकुलेशन भी क्या होनी चाहिए ओरिजिनल होनी चाहिए और एडवांस्ड होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेवंथ है लो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स। NTA कहते हैं कि कंपनी ने अगर ऑनर ने परचेज करा है, ठीक है, तो अटैचमेंट क्या करेंगी सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड करेंगी किसके ऊपर हायर परचेज के ऊपर। ठीक है, जो वो परचेज करा गुड्स। फ्यूअर डिफॉल्टर्स में क्या कि अगर बोरोवर ने एंड लूजिंग इंस्टॉलमेंट पेड करिए एज वेल एज द वाइकल ऑफ डिफॉल्ट भी उसको क्या करना पड़ेगा सेटअप करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, रिसाइकल रिकवर्ड फंड्स में क्या है कि बैंक्स कैन इफेक्टिवली रिसाइकल द फंड ऑफ रिकवर। ठीक है, रिसाइकलिंग फंड क्या होएगा रिकवर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हमें वो फंड को क्या करना है रिकवर करना है। क्लियर। डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज में क्या है कि इंकरेजेस द लेविश द एक्सपेंडिचर्स। अगर अकाउंट ऑफ इजी पेमेंट फैसिलिटी में कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर, तो उसको 1 बाय 1 हैंड एक्सपेंडिचर उसको पे करना पड़ेगा फॉर द हायर परचेज में। सेकेंडली फ्यूचर इनकम इज़ अगर मोटरेज है उसकी फ्यूचर इनकम तो वो कंज्यूमर ने पे करनी है बाय द इंस्टॉलमेंट जो उसका लास्ट एंड पीरियड ऑफ अ टाइम उसको दिया गया होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा हायर इंस्टॉलमेंट प्राइजेस में, मतलब कहते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट प्राइजेस अगर हायर है तो कैश डाउन प्राइस भी उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर वो कुछ परचेज कर रहा है कितने प्राइस पे कर रहा है कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पे करना पड़ रहा है। फोर्थ में ऐड की डिफ़िकल्टी इन रीसेल ऑफ अ गुड्स। अगर मान लो अगर उसने कोई भी मतलब कुछ भी खरीदा है तो अगर उसने दोबारा वही चीज़ को रीसेल करना वही गुड्स को सेकंड हैंड में गुड्स को उसने रीसेल करना तो वो उस अमाउंट में नहीं सेल करेगा जिस अमाउंट में उसने परचेज़ करा एंड वो अमाउंट के ऊपर वो कुछ डिस्काउंट करेगा 5% 10%। सो जितना वो आइटम पे डिस्काउंट चार्ज कर सकता है उतना करेगा, लेस से लेस रेट पे वो रीसेल गुड्स को क्या करेगा सेल करेगा। फिफ्थ है पर्सोनल डेबिट में कहते हैं कि हायर परचेज एग्रीमेंट इज़ ए येट अनदर फ्रॉम अ पर्सोनल डेबिट। अगर हायर परचेज में अगर उसने एग्रीमेंट करा तो फॉर द पर्सोनल डेबिट से उसको मंथली पेमेंट में कमिट करना पड़ेगा कि इतनी पे में इतनी ईच मंथ में तूने मुझे ये इंस्टॉलमेंट पे मतलब इतनी इंस्टॉलमेंट तूने मुझे पे करनी है इतने गुड्स ऑफ आइटम के ऊपर। एंड फाइनल पेमेंट में क्या करेगा कि कंज्यूमर ने डज नॉट हैव अ लिमिट, मतलब फाइनल पेमेंट में कोई भी लिमिट नहीं होती जितनी कि आपने आइटम गुड्स खरीदनी है। फॉर एग्जांपल फ्रिज खरीदा जितनी अमाउंट में है उतनी ही आपको पे करनी पड़ेगी एट अ टाइम। ठीक है, फाइनली मंथ पेमेंट आपको रिसीव करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। एंड बैड क्रेडिट में क्या आएगा कि ऑल हायर परचेज एग्रीमेंट विल इन्वॉल्व, सारे हायर परचेज एग्रीमेंट इन्वॉल्व होते हैं किसके ऊपर क्रेडिट चेक के ऊपर। अगर कंज्यूमर ने बैड क्रेडिट रेटिंग देख ली है कितनी है उसकी टर्न ऑफ कर जाएगी पे द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जितना उसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा रिसेंट मतलब प्रेजेंट जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट चार्ज करके पे करना है ना कि पुराना रेट देख के। क्लियर।
अब बातें हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेजिंग। लीजिंग में क्या कहते हैं कि ओनरशिप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, लीजिंग में और हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि इसकी पेमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट एंड तक चलती रहती है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है टैक्स डिडक्टिविटी। इसमें क्या है कि लीज़ हमेशा एंटर करता है, टैक्स उसमें लीज़ नहीं एंटर करता, उसमें लीज़ ही करती है। बट इंटरेस्ट कंपाउंड हमेशा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेस पे करना पड़ता है। क्लियर। डेप्रिसिएशन एंड अदर अलाउंसेस में क्या है कि उसमें अलाउंसेस पे नहीं करनी पड़ती लीजिंग में, बट हायर परचेज में हमें क्लेम करना पड़ेगा, किसको, हायर को, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है कि कैन नॉट बी रिलीज द सेल्वेगिया इज़ द वैल्यू ऑफ एसेट एंड एक्सपायर द लीज इन लाइफ ऑफ एसेट। जितनी लाइफ ऑफ एसेट दी है उतनी रिक्वायर होनी चाहिए, कहते हैं लीजिंग में। बट हायर परचेज में ऐसा कुछ नहीं है, जितनी हमने हायर रिलीज़ कर ली है उतनी आफ्टर पेमेंट हम उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट में एक्सपायर डेट से आने से पहले लास्ट स्टेटमेंट में सारी अमाउंट उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे, किसको, हायर परचेज को, जो भी उसने गुड्स खरीदी होंगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या कहते हैं लीजिंग की, मैग्नीट्यूड इज़ द फंड इन्वॉल्व द लीजिंग फाइनेंस इज़ वेरी लार्ज, ये सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहते हैं अगर हमने कोई भी परचेज़ करी है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गई, शिप्स होगी, मशीनरीज होगी, वो हमने किसके ऊपर परचेज़ करी है, एज अ फंड्स के ऊपर, मतलब फंड लगाया तो हमें मिले एज अ फाइनेंस में, फाइनेंस कंपनी में। बट हायर परचेज कहते हैं कि कॉस्ट एप्रिसिएशन एक्विजिशन होनी चाहिए, बट रियलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने ऑटोमोबाइल्स या मोबाइल्स या कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट हमने यूज़ करी है, ठीक है, वो हम किस रेट पे चार्ज करते हैं, जिसका उसका लास्ट नेट प्राइस होता है, उसकी वर्थ होती है, उस पर रेट हम चार्ज करते हैं ना। बट जनरली एक्सपेक्ट इक्विपमेंट्स भी हम किसके ऊपर देखते हैं, नेट प्राइस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। लीजिंग में कहते हैं कि क्या कहते हैं, लीजिंग फाइनेंसिंग इनवॉल्व 100% फाइनेंस इसमें रिक्वायर होता है, इसमें कोई मार्जिन या कोई मनी सेटअप नहीं होती, क्योंकि ये डाउन पेमेंट लीजी होता है। बट हायर परचेज में कहते हैं कि 20 to 25% हम इसमें पोस्ट इक्विपमेंट चार्ज कर लेते हैं, बट पे कौन करता है, इसका हायर, ठीक है। एंड मेंटेनेंस लीजिंग की हमेशा लेस होती है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं लगता, क्योंकि सेलर हमेशा एकदम से जाके उस चीज़ को क्या कर लेगा, हाई कर लेगा। बट हायर परचेज में कॉस्ट मेंटेन करेंगे, और हायर परचेज टिपिकली हायर किसको देगा, जो कंज्यूमर को, जो वो परचेज कर रहा है उसकी गुड्स को। क्लियर, ये इसका डिफरेंस था। नेक्स्ट आता है कि लीगल आस्पेक्ट्स कौन से हैं हायर परचेजेस के। पहले कहते हैं कि कौन से आस्पेक्ट पास हुआ था, 1972 में हुआ था, इसमें अमेंडमेंट हुई थी, बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में, और इसकी प्रोविजंस कौन कौन सी है। कहते हैं कि फॉर्मेट एंड कंटेंट्स हमें देखना पड़ेगा हायर परचेज एग्रीमेंट का, वारंट्स भी देखने पड़ेंगे, इसकी कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी, और एग्रीमेंट डील देखना पड़ेगा कि लास्ट डेट हमें कौन सी दी है इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए। थर्ड में है कि सीलिंग ऑफ अ हायर परचेज चार्ज, जितना अमाउंट है, मतलब जितनी आपने गुड्स ऑफ आइटम्स में करी है, कम से कम इंस्टॉलमेंट में उसको क्या करो, पे करो। क्लियर। फोर्थ है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ हायर एंड ऑनर। ये दोनों ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर सेटअप होती है, हायर और ऑनर के ऊपर है, क्योंकि एब्सेंस हमारी किसके ऊपर लगी है, स्पेसिफिक लॉ किसके ऊपर आया है, ट्रांजैक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आया है। क्लियर। कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, ये मैंने उस दिन में बताया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट आते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस, कहते हैं कौन सी हैं हायर परचेज की, कि अंडर कमिश्नल हायर परचेज टैक्स डिडक्ट करेगा, बट अवेलेबल अमाउंट पे करेगा। ये नहीं कि मतलब हमने कोई भी जस्ट लाइक अ पेन या पेंसिल ली है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना, नहीं, जो व्हीकल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमें टैक्स चार्ज करना पड़ता है। सेकेंडली जनरली अंडर अ कमिश्नल ऑफ अ हायर परचेज टैक्स इज अ डिडक्शन एंड क्लेम टू द डेप्रिसिएशन, वो क्लेम भी करना है डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन की भी इसके ऊपर लिमिट थी कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना हमने लोन चार्ज कर सकते हैं एक बैंक से। क्लियर। थर्ड में है कि कमर्शियल बैंक हाई परचेज में करेगा, बट जीएसटी विल ऑल्सो चार्ज, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी इसमें चार्ज होएंगी, बट एज अ प्राइस नेट अमाउंट। फॉर एग्जांपल इसमें दी थी एक, उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि कार है, अब हम कार परचेज करने जाते हैं, ठीक है, नेट प्राइस है जितना उस वो ले लेते हैं, बट इंस्टॉलमेंट बेस भी हम करवा सकते हैं, बट जीएसटी जितना हमारा टैक्स होता है वो भी हमें उस क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो चार्जेस फी है वो भी हमें अलाउंसेस को एक कस्टमर को क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। फोर्थ में है कि कस्टमर ने अगर रजिस्टर करा है जीएसटी, बट अक्रूवल बेसिस पर करा, बट कैश और क्लेम जीएसटी दोनों पे करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, परचेजेस ऑफ प्राइस के ऊपर, जो हमने व्हीकल खरीदी है, फॉर एग्जांपल कार की ले लो सेम, ठीक है, बट जो इनपुट टैक्स आएगा, जो उनकी लग फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो भी हमें उनको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, नेटवर्थ की रेशो में। क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं आरबीआई की रेगुलेशंस कौन से हैं बैंक स्टेक्स में। आरबीआई कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आरबीआई कहते हैं सेट द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस फाइनेंस कंपनी में लाई करती है, बट क्लासीफाइड डिपॉजिट जो होती हैं वो हम कैपिटल एडिक्वेसी में रेशो उसकी कितनी जाती है 10%। ये 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता क्योंकि आरबीआई की नेटवर्थ कितनी है 10% ही है, ठीक है, जो कैपिटल एडिक्वेसी है। बट अकॉर्डिंगली अगर हम आरबीआई की राउंड ऑफ देखे जाए सच फाइनेंस कंपनी की कितनी है 148 एंड बट टोटल एसेट कितनी चार्ज करता है आरबीआई 1.72 ट्रिलियन करता है, ठीक है, मतलब करोड़ से भी ऊपर है इसकी नेटवर्थ रेशो आरबीआई की। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि इसके लास्ट में लीजिंग कौन कौन सी कंपनीज के फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी हैं हाई परचेज कंपनी की इंडिया में, ठीक है। पहले तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, रिसोर्सेज बहुत कम है इंडिया में, ठीक है। अगर गुड रिसोर्सेज होंगे तो मतलब गुड कॉस्ट आएगी, उससे गुड फाइनेंस भी इंक्रीज़ होंगे और रेशो भी उसकी क्या होगी डेवलप होंगी। रिस्क ऑप्शंसेस है, रिस्क भी बहुत आता है इसमें। थर्ड है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स कंसिडरेशन। इसमें क्या है कि अगर इम्प्लीकेशंस हमने सेल ऑफ टैक्स देखी है, ठीक है, अगर वो मोर एक्सपेंसिव है तो वो कस्टमर बाय नहीं करता, उसको छोड़ देता है। बट कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में ये रिक्वायर्ड होता है कि अगर हमने लेस परचेज करा, लेस रेट में मतलब यूज़ करा, तो हमें टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, लेस रेट में देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डिपेंड किस पे करता है, कैपिटल इक्विपमेंट में करता है कि कितनी कैपिटल उसकी नेटवर्थ है इक्वल रेशो। फोर्थ है कट थ्रो द कंपटीशन। इसमें कि मोस्ट कंपनीज डूइंग द लीजिंग बिजनेस कम आउटकम एंड डिवाइडेड इनटू द डिविडेंड। एक प्रॉफिट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, सभी इक्वल रेशोज़ में ना, इक्वालिटी में करते हैं ना, कि जितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितना हमें प्रॉफिट हुआ उसको डिविडेंड को हम क्या कर देते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड द पर्सोनल में क्या था कि इसमें ये डिसएडवांटेजेस है कि नेचर हमेशा लीजिंग और हायर परचेज में डिफरेंस करेगी क्योंकि एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए उसको लीगल फॉर्मेलिटी पार्टी लीगल मैटर्स को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक राइट मैन ही अच्छे डील कर सकता है विदाउट एनी फेसिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सिक्स्थ में है कि डील इन रेंटल पेमेंट्स में क्या है कि अगर लेट पेमेंट हमने रेंटल मतलब एक ओनर है, मान लो उसके आप घर में रह रहे हो, ठीक है, किराए पे, अगर आपने वहाँ पे किराया नहीं टाइम टू टाइम दिया, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अगर आप रेंटल पे कर रहे हो एक लेसर अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मतलब हर मंथ से उसको पे कर रहा है, उसके चार्जेस जितनी भी उसकी फ़ी कंसिस्टेंसी है, तो वो उसको क्या करेगा, रेंटल पेमेंट से डिले नहीं करेगा और उसकी रिकवरी भी क्या हो जाएगी, टाइम टू टाइम लीज एग्रीमेंट अच्छा हो जाएगा। क्लियर। ये हमारे थे आज का यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 और साइड बाय साइड अपने नोट्स बना लो और प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दिया करो क्लास। थैंक यू।